अस्सलाम वालेकुम। अब हम अपने टॉपिक के एंड पे चलते हैं कि जो जो बेसिक डेफिनेशन, जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को नो हाउ होनी चाहिए थी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के बारे में, वो मैं आपको नो हाउ करा रहा हूँ। सही। अच्छा, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर मेथड्स बता दिए कि कितने किस्म के मेथड्स होते हैं। मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया कि भाई जब आप कोई एसेट लेते हैं ना, तो उसकी कोई ना कोई यूज़फुल लाइफ होती है। सही है, कोई ना कोई क्या होती है, यूज़फुल लाइफ। और एक और बात, जिस एसेट की कभी यूज़फुल लाइफ होती ही नहीं है ना, हम उसको जनरली कभी डेप्रिशिएट करते ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग जब स्टैंडर्ड पढ़ेंगे IAS 38 का, तो IAS 38 के स्टैंडर्ड के अंदर भी लिखा हुआ है कि भाई जिस एसेट की यूज़फुल लाइफ इनडिटरमाइन है, यानी डिटरमाइन ही नहीं हो सकती ना, आप डिटरमाइन कर ही नहीं सकते। सही है, तो पता ही नहीं लगा सकता भाई क्या यूज़फुल लाइफ है, मतलब इनडेफिनाइट कह दे तब तक। जब कोई एसिड की लाइफ इनडिटरमाइन है तो यानी डिटरमाइन हो ही नहीं सकती, तो इनडेफिनाइट कह दे, मसला ही नहीं है फिर। तो उसको हम डेप्रिशिएट या अमोर्टाइज नहीं करते, क्योंकि इंटेंजिबल IAS 38 किसके बारे में होता है, इंटेंजिबल एसेट के लिए। तो हम उसको यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं कहते, नहीं कहते, हम उसको नाम देते हैं अमोर्टाइजेशन का। लेकिन ये तो फिलहाल हमारे पार्ट ऑफ डिस्कशन नहीं है। हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन क्या है, डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन के बारे में आपको लोग ये बताता चलूँ कि भाई जो जिस एसिड की यूज़फुल लाइफ होती है हम उसी को डेप्रिशिएट करते हैं, और जिसकी यूज़फुल लाइफ नहीं होती है हम उसको डेप्रिशिएट नहीं करते। फॉर एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है इसके बारे में लैंड। सही, लैंड इसके बारे में बेहतरीन एग्जांपल है। अच्छा सर, ये रेजिडुअल वैल्यू क्या है? बहुत से लोगों को रेजिडुअल वैल्यू का मतलब भी नहीं पता। देखिए, जब भी कोई एसिड आप इस्तेमाल कर लेना, सही है, फॉर एग्जांपल आपने फ्रिज ख़रीदा, आप दुकानदार से कहा आपने फ्रिज ही ख़रीदा, और दुकानदार ने बताया कि भाई ये फ्रिज 4 साल तक चलेगा, पर उसने आपको साथ में ये भी बता दिया कि ये 4 साल तक चलेगा तो चलेगा, लेकिन 4 साल के आखिर में ये आप बेच सकते हो 5,000 रुपये तक का। सही है, यानी 4 साल गुजर जाने के बाद ही ये बिक सकता है 5,000 का, यानी जब 4 साल इस्तेमाल हो जाएगा आपको 5,000 का इकोनॉमिक बेनिफिट और भी देगा। तो ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको इसकी ज़बानी डेफिनेशन बताऊं, तो ज़बानी डेफिनेशन ये बनती है, द वैल्यू ऑफ एन एसेट, द वैल्यू ऑफ एन एसेट और PPE आफ्टर इट यूजफुल लाइफ। सही है, द वैल्यू ऑफ एन एसेट और PPE आफ्टर इट यूजफुल लाइफ इन द एक्टिव मार्केट। अच्छा, एक्टिव मार्केट का क्या मतलब, कि भाई जो मार्केट में उस वक्त चल रही है, जो मार्केट के अंदर नॉर्म चल रहे हैं उस एसेट के हवाले से, कि भाई ये एसेट 4 साल अगर इस्तेमाल हो गया तो ये 4 साल के बाद मार्केट में 5,000 की बिकेगी, और 5,000 के अमाउंट को मैं क्या कहूँगा, रेजिडुअल वैल्यू, या रेजिडुअल वैल्यू। सही है, हमने डिस्कस कर लिया। अब सवाल उठता है कि भाई ज़रूरी थोड़ी है कि आपने जो एसेट लिया है, सही है, वो 4 साल तक ही चले, हो सकता है वो 5 साल तक चले, हो सकता है वो 6 साल तक चले। तो यूज़फुल लाइफ जो होता है और जो रेजिडुअल वैल्यू होती है वो एक एस्टिमेट होता है, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो चीज़ आप समझ रहे हो कि 5,000 का बिकेगा, क्या पता 6,000 का बिक जाए, क्या पता 5,000 से ज़्यादा का बिक जाए, क्या पता 5,000 से कम का बिक जाए, 3,000 का। सही है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के सामने मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, कैलकुलेशन समेत आप लोगों को उससे और क्लियर हो जाएगा। वो एग्जांपल क्या है, सपोज़ कर ले आपने एक PPE ख़रीदा है। सही है, क्या ख़रीदा है, PPE। कितने का ख़रीदा है आप लोगों ने? आप लोगों ने ख़रीदा है 15,000 का। ये इसकी कॉस्ट थी। एक बात आप लोग याद रख लीजिए कि हम एसेट को इनिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं। देखिए, मेजरमेंट दो किस्म की होती है, एक होती है इनिशियल रिकॉग्निशन, दूसरी होती है सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। सही है, तो इनिशियल रिकॉग्निशन यानी इनिशियल मेजरमेंट हमेशा होती है कॉस्ट पे। ये बात आप लोग हमेशा याद रख लीजिए। जब आप पहली बार किसी एसेट को खरीदेंगे, जो खरीदने का जो खर्चा आता है वही तो उसकी कॉस्ट होती है। तो इनिशियल रिकॉग्निशन जनरली हमेशा होती है कॉस्ट पे। सही है, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ समझ आ गया ये। और आपने कॉस्ट पे ख़रीदा, दुकानदार ने बताया कि इसकी यूज़फुल लाइफ होगी कितनी, इसकी यूज़फुल लाइफ होगी 3 साल। आप स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं। आपने पहले साल इसको डेप्रिशिएट करा दिया ईयर 1 में, ईयर 2 में इसी आप डेप्रिशिएट कराने गए, आपको पता चला कि भाई ये एसेट है, इसकी ये तो 3 साल से ज़्यादा तक का चलता है, ये तो 4 साल तक चलता है। सही है, तो मुझे एक बात बताइए, 1 साल तो गुजर चुका, 4 साल में से 1 साल तो गुजर चुका। सही है, तो यानी आप अभी कितने पे डेप्रिशिएट करेंगे, आप फर्दर 3 सालों के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे। सही है, क्योंकि आपको पता चल गया एक चेंज, आपको चेंज का पता चल गया। चेंज किसमें पता चल गया, यूज़फुल लाइफ में। किसमें पता चल गया चेंज, यूज़फुल लाइफ में। तो उस चेंज को आपने अपकमिंग पीरियड, आगे के पीरियड के अंदर इसका इफेक्ट लेना है, पीछे के सालों में नहीं लेना। क्यों?
हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि जो ईयर 1 का एस्टिमेट था वो ईयर 1 के हिसाब से बेस्ट एस्टिमेट था, और ईयर 2 का एस्टिमेट ईयर 2 के हिसाब से बेस्ट एस्टिमेट होगा। सर आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? जब मैंने एसेट लिया तो मुझे पता चला कि भाई ये 3 साल तक चलेगा, लेकिन जब मैं ईयर 2 पे पहुंचा मुझे फिर से पता चला कि भाई ये 4 साल तक चलता है, तो लिहाजा 1 साल तो गुजर चुका, अब कितने साल पे मैं डेप्रिशिएट करूंगा? मैं डेप्रिशिएट करूंगा 3 साल के हिसाब से मजीद। तो यानी मुझे इसको अपकमिंग मूवमेंट, अपकमिंग पीरियड के अंदर इसका इफेक्ट लेना होता है। पीछे के सालों में जो हुआ सो हुआ, क्योंकि पीछे के सालों का जो इम्पैक्ट था सही है, वो उसके हिसाब से सही इम्पैक्ट था। और मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक एस्टिमेट है, और एस्टिमेट कभी भी पूरी तरह रिलायबल नहीं होते, एक फिगर हेड तक प्रोबेबल होते हैं। सही है? तो ईयर 1 का एस्टिमेट उसके हिसाब से बेस्ट एस्टिमेट था, ईयर 2 का एस्टिमेट आप 4 साल बेस्ट एस्टिमेट है, लेकिन इस 4 साल में से 1 साल तो गुजर चुका है, लिहाजा मैं इसको 3 सालों के हिसाब से डेप्रिशिएट कराऊंगा। अभी मैं आप लोगों को अच्छा खासा किस्सा बता चुका हूँ, जो मैंने नीचे लिखा हुआ मैं आपको उसको सामने एक्सप्लेन करता हूँ। एज स्टेटेड अर्लियर, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अमाउंट इज एन एस्टिमेटेड अमाउंट, ये एस्टिमेटेड अमाउंट है। सही है? and therefore in case of any changes the effect of changes shall be treated prospectively, यानी आगे के पीरियड के अंदर आपने इफेक्ट लेना है, आप पीछे के पीरियड में कोई चेंजिंग नहीं करनी। ईयर 1 में आपने डेप्रिसिएशन निकाली थी 3 साल के मुताबिक, लेकिन जैसे ईयर 4 पे आप पहुंचे आपको पता चला कि भाई ये जो फ्रिज था, ये जो एसेट था, ये तो 4 साल तक चल सकता है, तो लिहाजा आप यहाँ पे मजीद 3 साल के हिसाब से डेप्रिशिएट करेंगे। क्यों? क्योंकि 4 साल तक चल तो सकता है, लेकिन 1 साल तो गुजर गया। ईयर 1 में कितने ईयर बचे? 3 साल। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? रिमेनिंग लाइफ कितनी बची? 3 साल। तो आपने इस तरह इसके बेसिस पे डेप्रिशिएट कराना है। व्हाट इज़ इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन, मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई जब भी हम कोई एसेट खरीदते हैं ना, हम उसको इनिशियली मेजर करते हैं कॉस्ट पे। सही है? कितने पैसे दिए। और सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के अंदर आपके पास चॉइसेस होती है, या तो आप कॉस्ट मॉडल को फॉलो कर ले, या तो आप रिवैल्यूएशन के मॉडल को फॉलो कर ले। ये आप फर्दरली डिस्कस करेंगे, फर्दरली ये एक्सप्लेन होगा IAS 16 के अंदर, लेकिन चूंकि हमारा टॉपिक अभी से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के हवाले से है तो ये आउट ऑफ द टॉपिक फिलहाल है। लेकिन बात याद रख लीजिए कि सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन या तो कॉस्ट पे आप करेंगे या तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे आप करेंगे। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल पे कर रहे हैं तो आपने एसेट को हर साल के आखिर में रिवैल्यू करना होता है। सही है? और रिवैल्यू के नतीजे में या तो आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, सही है, या फिर आपके पास रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। अच्छा, व्हाट आर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर विच शुड बी कैपिटलाइज। देखिए सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होता क्या है, सिंपल है, मैंने नीचे स्टेट किया पढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन एसेट आफ्टर बीइंग अवेलेबल फॉर यूज। आप एसेट दुकान में लेके आ गए, फ्रिज दुकान में लेके आ गए, लेकिन दुकान में लाने के बाद भी आपने फ्रिज में कुछ ना कुछ खर्चा किया, सजावट का खर्चा किया, प्रिंटिंग का खर्चा किया, कलरिंग का खर्चा किया। वो इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन आपने शौक से कोई खर्चा कर दिया, तो उसको हम कहेंगे सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। यानी अवेलेबल फॉर यूज़ के बाद कोई खर्चा किया जाए तो वो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर है। अच्छा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कब होगा? सवाल ये उठता है, कैपिटलाइज कब होगा? तो भाई वो कैपिटलाइज तभी होगा जब एक्सपेंडिचर आपकी एसेट की एफिशिएंसी इंक्रीज़ कर दे, या वो कैपेसिटी इंक्रीज़ कर दे, या वो साइज इंक्रीज़ कर दे। होप करता हूँ कि आपको सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। सही है? स्पेयर पार्ट्स के बारे में जो टॉपिक होगा वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो के साथ हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि ये भी अच्छा खासा डिटेल टॉपिक होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इन्जॉय लगा होगा, टॉपिक समझ आ गया होगा। कोई क्वेरी आ रहा है तो आप कमेंट के अंदर बिलो मेंशन कर सकते हैं।